एक ऐसा लड़का जिसने पकौड़ी का ठेला लगाया, पेट्रोल पंप पर काम किया पर कभी हार नहीं मानी। अपनी मेहनत और अपनी लगन से जो आगे चलकर पूरी इंडिया का सबसे अमीर आदमी बना, जिसका नाम है धीरूभाई अंबानी। तो आखिरकार कैसे एक पकौड़ी बेचने वाले इस गरीब लड़के ने 75,000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी बनाई। आज की इस वीडियो में हम इनकी स्टोरी को बहुत ही गहराई से जानने वाले हैं, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो व्यूअर्स, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 दिसंबर 1932 से, जब गुजरात के चोरबा गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में धीरज लाल हीरालाल अंबानी का जन्म हुआ था। और यही साधारण सा दिखने वाला लड़का आगे चलकर धीरूभाई अंबानी के नाम से फेमस हुआ। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। और कुछ इसी तरह से जब धीरूभाई अंबानी 5 साल के हुए तब उनका एडमिशन बहादुर खान जी स्कूल में करा दिया गया। हालांकि धीरूभाई अंबानी को पढ़ाई लिखाई से कोई खास लगाव नहीं था, फिर भी पिता के डर से ना चाहते हुए भी उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। अब क्योंकि हीराचंद जी के कुल 5 बच्चे थे और जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उन्हें स्कूल की सैलरी से घर चलाने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। इसी गरीबी से परेशान होकर एक दिन धीरूभाई अंबानी ने फैसला लिया कि अब वे पढ़ाई छोड़कर कोई काम करेंगे। वैसे तो बेटे के इस फैसले से हीराचंद काफी नाराज हुए और उन्हें वापस स्कूल भेजने की काफी कोशिश की, लेकिन धीरूभाई के जिद के सामने उन्होंने भी हार मान ली। अब यह धीरूभाई काम तो करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार क्या काम करें ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह से काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहे और फिर इसी टाइम पर वे अपने गांव के एक मंदिर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि अक्सर सुनसान रहने वाले मंदिर परिसर में आज बहुत भीड़ लगी हुई थी। जब पता किया तो मालूम पड़ा कि ये भीड़ हर फरवरी के महीने में किसी प्राचीन मान्यता की वजह से लगती है। अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखकर धीरूभाई ने आइडिया लगाया कि यहाँ खड़े खड़े लोगों को भूख तो लगती ही होगी, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पकौड़े का ठेला लगा लिया जाए। तो व्यूअर्स, अभी तक धीरूभाई अंबानी को उनके पिता की तरफ से जो पॉकेट मनी मिलती थी वह उसे एक गुल्लक में जमा कर लेते थे, लेकिन अब उस गुल्लक को तोड़ने का समय आ चुका था। उन्होंने बिना किसी देरी के गुल्लक को तोड़कर पैसे निकाले और उससे ठेला खरीदा और मंदिर के पास में ही खड़े होकर पकौड़ी बेचने लगे। अब व्यूअर्स, इस काम से उन्हें शुरुआत में तो काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय बाद जब श्रद्धालुओं की संख्या कम होने लगी तो फिर उनकी आमदनी भी लगभग ना के बराबर रह गई। ऐसे में उन्हें लगा कि अब यहाँ पर समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने अपना ठेला बेच दिया और सारे पैसों को एक बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आगे चलकर वो फिर से किसी काम की तलाश में लग गए और फिर उस दौरान उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग यमन में काम करने के लिए जा रहे हैं। जैसे आज के टाइम में लोग दुबई, कुवैत और सऊदी जाते हैं, और आज से पहले जो भी वहां पर गए थे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेटर हो गई थी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या थी, इसका जवाब ढूंढने पर धीरूभाई अंबानी को पता चला कि यमन में इंडिया से कई गुना ज्यादा पैसा मिलता है। इसलिए धीरूभाई अंबानी 1950 के दौरान 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाई रमणीका लाल के पास यमन चले गए। वहां पहुंचने के बाद से रमणीका लाल ने एविसन कंपनी के पेट्रोल पंप पर धीरूभाई अंबानी को काम दिला दिया। यहाँ पर काम करते हुए उनकी सैलरी 300 रुपए महीना थी। इस पेट्रोल पंप पर काम करते टाइम धीरूभाई अंबानी लोगों को अलग अलग प्रमोशन मेथड से इंकरेज करते थे कि वे ज्यादा से ज्यादा पैसों का पेट्रोल डलवाएं। अब व्यूअर्स, उनको ऐसा करने की वजह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू काफी ज्यादा बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उन्हें पेट्रोल पंप का मैनेजर बना दिया गया। अब क्योंकि प्रमोशन होने की वजह से पेट्रोल पंप पर काम करने के बाद भी धीरूभाई के पास काफी टाइम बच जाता था, तो उन्होंने सोचा कि इस खाली टाइम में क्यों न एक जॉब कर ली जाए। और फिर ऐसा सोचकर वे एक जगह पर क्लर्क के तौर पर काम करने लगे। अब व्यूअर्स, हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, पर अपनी चाय की आदत को बदल नहीं सकते। और धीरूभाई अंबानी को भी चाय पीना बहुत पसंद था। अब वैसे तो इसके लिए उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो रोड साइड बैठकर 10 पैसे की चाय पीते या फिर किसी 5 स्टार होटल में 1 रुपए की। लेकिन यहाँ पर धीरूभाई ने 1 रुपए वाली चाय को ही चुना, ताकि वह चाय पीते पीते
आसपास के अमीर लोगों की बातों को सुनकर ये जान सके कि आखिरकार वे ऐसा क्या करते हैं कि वह इतने अमीर हैं। ऐसे एक दिन जब वह चाय पी रहे थे, तभी उन्होंने अपनी बगल वाली टेबल पर बैठे दो व्यक्ति की बातें सुनी, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कह रहा था कि क्या तुम्हें पता है, हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं, उनमें लगी चांदी की कीमत इस रियाल से भी ज्यादा है। कोई इसे मेल्ट कर पिघला कर निकाल ले तो फिर उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। अब वैसे तो ये अमीर लोग इस बात को मजाक मजाक में कर रहे थे, लेकिन धीरू भाई ने इसे सीरियसली ले लिया। उन्होंने एक मशीन खरीदी और फिर लाखों की संख्या में सिक्कों को पिघलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे धीरू भाई का ये काम आगे बढ़ता गया, मार्केट में सिक्कों की कमी होने लगी और गवर्नमेंट भी इस बात से परेशान थी कि आखिरकार यहाँ सिक्के जा कहाँ रहे हैं। व्यूअर्स, जब गवर्नमेंट ने इस बात की जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, तब धीरू भाई अंबानी का नाम सामने आया। हालांकि जब तक पुलिस उनके ठिकाने को पहुंचती, धीरू भाई सारे पैसे इकट्ठा करके वहां से इंडिया निकल चुके थे। ये साल था 1958 जब धीरू भाई वापस अपने घर पहुंचे और जब उनके पिता ने ये सुना कि वे नौकरी छोड़कर आए हैं तो वे काफी ज्यादा नाराज हुए और रिश्तेदारों ने भी उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी की बात पर भी ध्यान नहीं दिया। यमन से वापस आकर कुछ समय गांव में बिताने के बाद उन्होंने कोकिला बहन से शादी कर ली और फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुंबई चले गए। 1958 में ही उन्होंने 50,000 की कैपिटल के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का ऑफिस खोला और मसालों का बिजनेस करना चालू कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि मसालों की बजाय सूत का बिजनेस करा जाए तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने कजन के साथ ये बिजनेस करने का सोचा, जो पहले उनके साथ यमन में रहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में एंटर किया तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर व्यापारियों ने एक यूनियन बना रखा है और वे सभी मिलकर किसी भी एक नए व्यापारी को इस इंडस्ट्री में एंटर नहीं होने देते। अगर किसी को एंटर भी होना है तो उसे पहले यूनियन लीडर से परमिशन लेनी होगी। इस तरह से एक नई फील्ड में उतरना धीरू भाई अंबानी के लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो गया था। हालांकि काफी मेहनत के बाद उन्हें ये परमिशन तो मिल ही गई, लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि वे जिस फैक्ट्री से सूत खरीद रहे थे उन्होंने भी एक यूनियन बना रखा है और जिन्हें फाइनल प्रोडक्ट बेचा जाता है उनका भी एक अलग यूनियन है। इस तरह से ये सभी मिलकर इन बीच के ही व्यापारियों को लूट रहे थे, क्योंकि एक तो फैक्ट्री वाले सूद महंगा सेल कर रहे थे और दूसरी तरफ खरीदार उसे सस्ते में खरीद रहे थे। धीरू भाई और उनके जैसे कई सारे व्यापारियों का ये सब देखने के बाद धीरू भाई ने एक बड़ा स्टेप लिया और अपने यूनियन के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके ये डिसाइड किया कि हम सब फैक्ट्री से सस्ते में माल उठाएंगे और महंगे में बेचेंगे ताकि हमें अपने हक का पूरा प्रॉफिट मिल सके। लेकिन ऐसा करने पर मुंबई के कई बड़े व्यापारी नाराज हो गए और इसलिए उन्होंने एक IAS ऑफिसर को पैसे खिलाकर उस जगह पर ताला लगवा दिया जहाँ पर खरीदारी के लिए बोली लगाई जाती थी। लेकिन व्यूअर्स, धीरू भाई अंबानी का दिमाग भी किसी से कम थोड़ी ना था। उन्होंने जब गोदाम में ताला लगा तो अपना विरोध जताने के लिए यूनियन के मेंबर्स के साथ मिलकर अपना सारा माल उसी IAS ऑफिसर के घर के सामने रख दिया। अब कुछ ही घंटों में उस IAS ऑफिस के घर पर बड़े बड़े ऑफिशियल आने वाले थे और अगर वे घर के सामने बिखरी हुई बोरियों को देखते तो फिर उन्हें शक हो जाता कि ये IAS ऑफिसर की क्या हरकतें हैं। इसी वजह से अपनी नौकरी को बचाने के लिए कुछ ही मिनटों के अंदर IAS ऑफिसर ने ताला खुलवा दिया और धीरू भाई समेत उन सभी व्यापारियों का कारोबार फिर से चल पड़ा। अब भी बस इसके कुछ साल के बाद तो सब कुछ सही चलता रहा, लेकिन फिर चंपक लाल दमानी और धीरू भाई अंबानी के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए। असल में दोनों का बिजनेस माइंडसेट बहुत ज्यादा अलग अलग था, इसलिए 1965 में चंपक लाल दमानी ने पार्टनरशिप खत्म करने की सोची और फिर दोनों अलग हो गए। 1966 में धीरू भाई अंबानी ने गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की। फिर यहाँ से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसी दौरान सरकार रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस लेकर आई, जिसके तहत व्यापारी भारत के देशों से सस्ते फैब्रिक मंगवा सकते थे, लेकिन शर्त ये थी कि उन्हें कुछ नया बनाकर वापस दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना होगा। यहाँ पर धीरू भाई अंबानी ने चालाकी दिखाते हुए अपनी सारी सेविंग से विदेशी फैब्रिक
खरीद लिया। फिर उससे तरह तरह के आउटफिट्स जैसे कि टी शर्ट्स बनाने लगे। इस नए कारोबार के लिए ब्रांड नेम रखा गया था विमल, जो कि उनके बड़े भाई रमणीका लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। अब मशीनें लग चुकी थी, कपड़ों का प्रोडक्शन भी भारी मात्रा में कर लिया गया था, लेकिन उन्हें बाजार में उतारने से रोकने के लिए दूसरे टेक्सटाइल मालिकों ने एक चाल चली। कह दिया था कि अगर धीरूभाई अंबानी से आपने माल खरीदा तो फिर वो उन्हें आगे से माल नहीं देंगे। लेकिन व्यूअर्स, दूसरे टेक्सटाइल मालिकों की ये साजिश भी धीरूभाई अंबानी को रोक नहीं सकी। धीरूभाई अंबानी पूरे देश में घूमे और रिटेलर्स को ये भरोसा दिलाया कि वे माल उन्हीं से खरीदें। उन्होंने सभी रिटेलर से ये वादा किया कि अगर नुकसान होगा तो उनके पास आना, अगर मुनाफा हुआ तो अपने पास रख लेना। धीरूभाई की ये बात थोक व्यापारियों को काफी अच्छी तरीके से समझ आ गई और उन्होंने उनसे जमकर कपड़े की खरीदारी की। अब चूंकि पॉलिस्टर की क्वालिटी मार्केट में मौजूदा बाकी पॉलिस्टर के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया थी, इसलिए विमल के कपड़ों की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। और व्यूअर्स, एक मौका तो ऐसा भी आया जब एक ही दिन में देश भर में विमल के 100 शोरूम का उद्घाटन किया गया और विमल उस जमाने का नंबर 1 पॉलिस्टर ब्रांड बन गया। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक की टीम ने जब धीरूभाई अंबानी के नरोदा स्टेट कपड़े के माल का इंस्पेक्शन किया तो फिर उन्होंने इसे इंडिया का बेस्ट टेक्सटाइल मिल कहा। साथ ही यहाँ पर बने हुए कपड़े डेवलप्ड कंट्री के स्टैंडर्ड पर भी एक्सीलेंट साबित हुए। लेकिन ये सफर धीरूभाई अंबानी के लिए इतना आसान नहीं था। जब इनके कॉम्पिटिटर्स को ये पता चला कि धीरूभाई अंबानी रिप्लेनिशमेंट का गलत फायदा उठा रहे हैं, तब उन्होंने धीरूभाई अंबानी पर केस कर दिया। इसके बाद से धीरूभाई अंबानी ने सफाई दी कि शर्तों में ये कहा लिखा था कि बाहर के देशों से माल मंगाकर 100% प्रोडक्ट को ये एक्सपोर्ट कर देना है। असल में धीरूभाई अंबानी विदेशी फैब्रिक से बनाए गए कपड़ों में से कुछ हिस्सा फॉरेन मार्केट के लिए रवाना कर देते थे और फिर बाकी का डोमेस्टिक के लिए रख लेते थे। और भी बस उनकी इस स्ट्रेटेजी से उनकी बिजनेस को काफी प्रॉफिट हुआ। साथ ही विमल देश सहित विदेश में भी अपनी अच्छी पहचान बनाने में कामयाब हो गया। इस एरिया में मिली सफलता के बाद जब धीरूभाई अंबानी ने धीरे धीरे कई और भी दूसरे सेक्टर्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, 8 मई 1973 को कंपनी का नाम रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बदलकर रिलायंस इंडस्ट्री कर दिया गया और फिर 1977 के बीच इसका एनुअल टर्नओवर 70,000 करोड़ हो गया था। अब भी बस आया जनवरी 1978 जब धीरूभाई अंबानी ने आजाद भारत का पहला IPO लाने का विचार किया और फिर अपनी कंपनी को बॉम्बे अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। 10 रुपए शेयर प्राइस पर 2.8 बिलियन इक्विटी शेयर्स का IPO पेश किया गया, जिस पर इन्वेस्टर ने जमकर भरोसा जताया और 58,000 इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया था। इस स्टॉक से लोगों ने भरपूर प्रॉफिट कमाया और इतना पॉपुलर हो गया कि जब 1986 में कंपनी की एनुअल शेयर्स होल्डर मीटिंग रखी गई तो फिर उस टाइम पर 300 शेयर्स होल्डर्स उसमें शामिल हुए, जो इंडियन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन गया था। कमाल की बात तो ये थी कि उस टाइम पर मुंबई में एक भी ऐसा हॉल नहीं था जो कि इतने लोगों की कैपेसिटी को होल्ड कर सके। इसी वजह से इस मीटिंग को एक मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया था। 1980 में धीरूभाई अंबानी ने महाराष्ट्र के पाताल गंगा में पॉलिस्टर फाइबर धागे का कारखाना खोला और काफी कोशिशों के बाद तेल के उत्पादन के लिए भी सरकार से लाइसेंस हासिल कर लिया। इसी तरह से धीरूभाई अंबानी ने अपनी खुद की एक ऑयल प्रोडक्शन कंपनी बना ली। इसके बाद आया 16 फरवरी 1986 जब धीरूभाई को एक पहला हार्ट अटैक आया। उन्होंने अपने बेटे मुकेश अंबानी को बताया कि उनकी पीठ में काफी तेज दर्द हो रहा है और इससे पहले कि उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाता वो अनकॉन्शियस हो गए थे। अब जब मुकेश अंबानी उन्हें लेकर अफरा तफरी में हॉस्पिटल पहुंचे, अगले 42 घंटे के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। लेकिन दोस्तों, इतनी सीरियस हालत होने के बावजूद होश आते ही उन्होंने अपने बेटे को देखते हुए कहा, तुम परेशान मत होना बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस स्ट्रोक के बाद से धीरूभाई अंबानी का एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने डिसाइड किया कि ये उनकी कमजोरी नहीं बनेगा, इसलिए लगातार 3 महीने तक उन्होंने खूब एक्सरसाइज की
और डाइट पर काफी ध्यान दिया और अपने लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा बदलाव किया। इसका असर ये हुआ कि धीरूभाई का हाथ पहले से काफी ज्यादा बेटर हो गया। अब व्यूअर्स, आगे चलकर धीरूभाई अंबानी पर एक ऐसा वक्त आया जब इनके बिजनेसेस कई सारे सेक्टर्स में तेजी से एक्सपेंड होने लगे। 1992 में धीरूभाई अंबानी ने वो करके दिखाया जो कि उस समय की बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में इस साल कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में भी अपना फंड जुटाना शुरू कर दिया और ऐसा करने वाली रिलायंस दुनिया की पहली कंपनी बन गई। साल 1995 और 1996 में धीरूभाई अंबानी ने 9X USA के साथ मिलकर अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड की भारत में शुरुआत की। इसके बाद से 1998 से 2000 के दौरान अंबानी ने दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल को गुजरात के जामनगर में ओपन किया। और भी बस इस टाइम तक धीरूभाई अंबानी का इतना बड़ा नाम हो गया था कि उन्हें देश सहित विदेश में भी अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिलने लगी थी। जब साल 1996, 98 और 2000 यानी 3 साल उन्हें एशिया बिग मैगजीन पर 50 मोस्ट पावरफुल पीपल इन एशिया की लिस्ट में शामिल किया गया था। ये इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात थी और इससे भारत के पोटेंशियल्स के बारे में भी बाकी के देशों को अंदाजा होने लगा। इतना ही नहीं, 15 जून 1998 को धीरूभाई अंबानी पहले इंडियन बने जिन्होंने बेहतरीन लीडरशिप के लिए द वर्टन स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की तरफ से डीस मेडल से नवाजा गया था। इसके अलावा 1999 में धीरूभाई अंबानी को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और 2001 में द इकोनॉमिक टाइम्स ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया था। व्यूअर्स, कहते हैं कि ये सब अवार्ड भले ही धीरूभाई अंबानी को मिले, लेकिन इनका क्रेडिट जो जाता है वो उनकी वाइफ कोकिला को जाता है, क्योंकि उनका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ था। जब धीरूभाई अंबानी मुंबई शिफ्ट हुए थे तब उन्होंने कोकिला बहन को इंग्लिश सीखने के लिए कहा था ताकि व्यापार में वे भी मदद कर सके। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते तो फिर उससे पहले कोकिला बहन की एडवाइस जरूर लेते थे। और व्यूअर्स, इसी तरह के सपोर्ट और मेहनत का ही नतीजा है कि मसालों और पॉलिस्टर बिजनेस से शुरू करने वाले धीरूभाई अंबानी साल 2000 तक देश के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ चुके थे। उन्होंने 350 स्क्वायर फीट के कमरे से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी और फिर देखते ही देखते रिलायंस देश की टॉप कंपनी में गिनी जाने लगी। कहा जाता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए अंबानी बेहद डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। उन्होंने अपने काम करने के घंटे भी तय कर रखे थे और कभी भी 10 घंटे से ज्यादा काम ही नहीं करते थे। लेकिन पहले हार्ट अटैक के बाद से उनकी तबीयत लगातार खराब होने लगी थी, जिसके चलते उन्हें हर थोड़े दिनों में हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता था। फिर आया 24 जून 2002 का वो दिन जब धीरूभाई अंबानी को फिर से एक हार्ट अटैक आया और उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। यहाँ पर डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन लगातार ट्रीटमेंट के बाद भी उनकी हालात में कोई सुधार नहीं हो सका और इसी वजह से आखिरकार 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और अरबों का साम्राज्य अपने बेटे के लिए छोड़ गए। जिस समय उनकी मृत्यु हुई उस समय कंपनी का टर्नओवर 75,000 करोड़ हो गया था और ग्लोबल फॉर्च्यून 500 लिस्ट में भी रिलायंस ने अपनी जगह बना ली थी। कमाल की बात तो ये थी कि इतनी दौलत और शोहरत हासिल करने के बाद भी उन्होंने बहुत ही सिंपल जीवन जिया और अपने स्टेटस को कभी नहीं भूले। एक मामूली से पकौड़ी बेचने वाले के लिए जीरो से शुरुआत करके कई पीढ़ियों तक चलने वाला एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने ये पॉसिबल कर दिया। तो व्यूअर्स, आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।